Good morning to everyone. My name is Kamlesh Karsama and I welcome to my YouTube channel Physics Talk by KKS. In previous lectures, we discussed about Newton's second law and impulse. In these lectures, today topic is force. But recall in previous lectures impulse and Newton's second law. My dear student, हमने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि न्यूटन के सेकेंड लॉ क्या थे. थोड़ा सा उस लेक्चर्स को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, उन पिछले लेक्चर्स को, जिससे कि आज के इस क्लास को हम लोग अच्छे से समझ पाए. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यूटन के सेकेंड लॉ. वो क्या कहते थे? न्यूटन का सेकेंड लॉ कहता था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी जो मोमेंटम होती थी जिसे हम p कहते थे, तो p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता था. ये मोमेंटम होती थी. न्यूटन का सेकेंड लॉ कहना ये था कि मोमेंटम का जो चेंज है टाइम के रेस्पेक्ट में, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, इस बॉडी पे लगाया गया जो फोर्स होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी इस बॉडी पे जो फोर्स लगा, तभी तो ये बॉडी मोशन में आया है, तभी तो इस बॉडी का एक v वेलोसिटी है कि नहीं. तो कहने का मतलब है इस बॉडी पे जो फोर्स लगाया गया है वो इस मोमेंटम के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं dp अपॉन dt के. ये थे आपके न्यूटन सेकेंड लॉ. उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था इम्पल्स को. क्या चीज को? इम्पल्स को. क्योंकि आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है. और कहाँ से हम लोग जान पाए? न्यूटन के सेकेंड लॉ से. यहीं से हम लोगों का डिफिनेशन भी मिल जाता है कि नहीं. और रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन और फोर्स के बीच में भी हमारा रिलेशन मिल जाता है न्यूटन के सेकेंड लॉ से. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हम लोग पता कर चुके हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से. तो यहां से अगर हम लोग देखें कि F इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी में जो चेंज होती है वो एक्सेलरेशन कहलाती है. यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, है कि नहीं. इसका मतलब ये होता है कि जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं. यदि अगर फोर्स का वैल्यू इंक्रीज होता है, कहने का मतलब ये है कि फोर्स जो है, फोर्स का जो वैल्यू इंक्रीज होगा, तो सॉरी टाइम का वैल्यू जब इंक्रीज होगा तो फोर्स की जो वैल्यू है डिक्रीज कर जाएंगी. क्या कर जाएंगी? डिक्रीज करेंगी, है कि नहीं. इसका मतलब ये होता है कि फोर्स जो है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं. यहां से टाइम की वैल्यू अगर बढ़ती है, इसका मतलब ये होता है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेंगी. यानी टाइम यदि इंक्रीज हो रहा है, कहने का मतलब टाइम यदि इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज कर जाएंगी. और यहीं से हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था जिसको कहा था इम्पल्स. तो इम्पल्स बराबर हम लोगों ने क्या देखा था, तो एक बार देख लीजिए यहाँ. तो जो हमने इम्पल्स की जो मीनिंग समझी थी, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू F इंटू टी होता था, है कि नहीं. तो यहाँ पे जो इम्पल्स होता था वो टी पे डिपेंड करता था. तो यहीं से वो कहानी आई है कि यदि टाइम बहुत ज्यादा हो गया फिर फोर्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाता है. और आपने पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस भी किया था, कई सारे एग्जांपल्स भी लिए थे इसमें, है कि नहीं. उसमें से एक अच्छा एग्जांपल था जब किसी, आप देखते हैं रेसलिंग में वगैरह में, या आप WWE जब आप देखते हैं
तो उसमें आप देखते होंगे कि जितना जो पंच होता है उसको आप जितना कम टाइम में लेकर के हिट करते हैं तो उतना ज़्यादा वो उस पर इफेक्ट डालती है उसके बॉडी पे, है कि नहीं। और वही चीज़ अगर आप मान लीजिए स्पंज पे मारने में अगर आप टाइम ले रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा कम इफेक्ट पड़ता है उसके बॉडी पे। यही चीज़ आप वहाँ भी देखते हैं जब आप क्रिकेट के ग्राउंड में आप देखते हैं कि जब जो प्लेयर्स जो होते हैं जो कैच लेते हैं तो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। टाइम को इंक्रीज करने से होगा क्या कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। टाइम के इंक्रीज करने से क्या होगी, फोर्स की वैल्यू डिक्रीज कर जाएंगी। तो ये था हम लोगों का पिछले लेक्चर का ये था जिसको हम लोगों ने रिकॉल किया है। आज के लेक्चर पे हम लोग इम्पल्स नहीं, फोर्स हम लोगों का टॉपिक होगा और इसलिए फोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग फोर्स पढ़ चुके हैं बट वो उतने इन डिटेल नहीं पढ़े हैं क्योंकि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हमें फोर्स की फॉर्मूला डिराइव होती है, तो इसीलिए ये हमें फोर्स के बारे में पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए फोर्स आपके जीवन में या हम सबके जीवन में बहुत मायने रखती है, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में हर जगह फोर्स है। नहीं, हर जगह फोर्स लग रही है, चाहे आप चल रहे हैं तो फोर्स लग रही है कि नहीं। हाँ, अलग अलग टाइप्स होते हैं फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, इस तरह से कई तरह के फोर्स होते हैं, है कि नहीं। तो अलग अलग फोर्स लग रहे होते हैं, लेकिन फोर्स तो लग रहे हैं हर जगह, है कि नहीं। चाहे हम बोर्ड पे लिख रहे होते हैं वहां भी फोर्स लग रहे हैं, तो लगभग सारी जगह पे आपको दिखते हैं कि फोर्स लगते हुए आपको पता चलता है। और आप लोगों ने भी क्लास 6, 7, 8, 9 इन सब में कई बार आपने फोर्स की डिफिनीशन पढ़ी होंगी। क्या पढ़ी है फोर्स की डिफिनीशन? तो फोर्स ये कहता है कि किसी भी बॉडी को पर पुल करना या पुश करना, किसी बॉडी को धक्का देना या खींचना, यह क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। तो बिल्कुल आप सबने भी ये पढ़ा है और ये डिफिनीशन कहीं ना कहीं कुछ कमी रखती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ धक्का देना और खींचना ही क्या होता है, फोर्स होता है। इसके अलावे भी इसके कई सारे पॉइंट हो सकते हैं, बिल्कुल होते हैं, और कुछ पॉइंट तो हमने यहाँ पे लिखा भी है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि फोर्स की डिफिनेशंस क्या है। तो अगर हम फोर्स की डिफिनेशंस की बात करें तो वही हमने लिखा है जो आपने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, चाहे क्लास 9 हो, क्लास 8 हो, 7 हो, 6 हो, इन सब में आपने पढ़ रखा है। वही डिफिनेशन हमने सबसे पहले लिखा है। देखिए, फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर है, फोर्स इज द एक्सटर्नल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करती है किसको, उस ऑब्जेक्ट को क्या करने के लिए, या तो पुश करने के लिए या फिर पुल करने के लिए इन्फ्लुएंस करती। ये एक्सटर्नल फैक्टर है। एक्सटर्नल कहने का मतलब भाई कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर आप क्या करेंगे, कोई एक्सटर्नल पर्सन ही तो होगा जो उसको क्या कर रहा होगा, पर्सन हो या फिर कोई जैसे कोई अदर चीज भी उसको फोर्स कर सकते हैं। जैसे जो एयर प्रेशर होता है वो भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सन ही होंगे, अदर चीज भी उस पर फोर्स लगा सकती है। तो यदि किसी रखे हुए ऑब्जेक्ट पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा करके उसको या तो पुल कर सकते हैं या फिर पुश कर सकते हैं, नहीं उसको मोशन में ला सकते हैं, नहीं। तो वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर में भी ये फोर्स लगते हैं, और जो कोई भी जो बॉडी होते हैं उसके अंदर में भी अलग अलग तरह के फोर्स लगते रहते हैं, है कि नहीं। मतलब एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो उसको क्या करेगा, उसके या तो उसके डिस्प्लेसमेंट को चेंज करेगा, नहीं तो ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होना ही फोर्स है, ठीक है, नहीं भी चेंज होता फिर भी उसको फोर्स लगता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि इस बोर्ड पे आप इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, लेकिन ये बोर्ड आपको क्या हो रहा है, डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पे फोर्स नहीं लग रही है, ठीक है। नेट फोर्स इसका 0 है, इसका नेट फोर्स कितना है, 0 है। तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है पुश करने में या पुल करने में, ठीक है। जो सेकेंड लाइन है बच्चों वो ये है कि किसी भी रेस्ट में रखे ऑब्जेक्ट को वो क्या करती है, मोशन में लाती है, प्रोड्यूस मोशन, उसमें एक मोशन प्रोड्यूस करती है, या कहिए कि
उसमें मोशन में लाने की आप प्रयास करती है, यानी उस ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में रखी हुई है उस ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की क्या कर सकती है, प्रयास करती है, या कहीं कि उसमें मोशन लाती है। ठीक है, ये था आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसका जस्ट अपोजिट है, किसी बॉडी जो ऑलरेडी पहले से मोशन में है उसको भी आप फोर्स लगा करके क्या कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। तो वही मेरा थर्ड लाइन है कि ब्रिंग्स या अटेम्प्ट टू ब्रिंग्स ए मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट। ठीक है, किसी जो मूविंग बॉडी है, ठीक है, ब्रिंग्स या अटेम्प्ट टू ब्रिंग्स, उसमें क्या करते हैं भाई, उसको रेस्ट में लाने के लिए आप प्रयास करते हैं। ठीक है, या कहीं कि उसको रोकते हैं। ठीक है, इस तरह से उसको रेस्ट में लाते हैं। तो यानी ओवरऑल अगर बात करें, फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके बाद हम बताएं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो क्या कहती है, देखिए आपने ये नेक्स्ट पॉइंट वो इस पर बेस्ड है कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हैं, चाहे वो बाइक ड्राइविंग कीजिए या फिर कार ड्राइविंग कीजिए, या नहीं कोई जो ड्राइविंग करते हैं बस से ट्रक वगैरह जो भी जो ड्राइव करते हैं, फोर्स से आप किसी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए फोर्स लगा करके आप क्या कर सकते हैं, गाड़ी के जो वगैरह जो होते हैं उसके आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। वही मेरा लास्ट का लाइन है कि वो कह रहा है कि चेंज और अटेम्प्ट टू चेंज, चेंज या फिर प्रयास, जो आप चेंज करने की जो प्रयास कर रहे हैं, कैसा चेंज, तो डायरेक्शन में चेंजिंग का जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे किसी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन आप चेंज कर रहे हैं या चेंज करने का प्रयास भी कर रहे हैं, उसको आप क्या कह देंगे, फोर्स कह देंगे। तो ये कई सारे पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट में सारे फोर्स नहीं, इसके अलावा भी कई सारे पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं, बट इतना से आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाता है। बच्चों हम लोगों ने अभी तक फोर्स के डिफिनेशंस को देखा है। इसकी यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी कह दें कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की भाई यूनिट काफी मायने रखती है, क्योंकि यूनिट से उसकी पहचान होती है कि ये क्या है। नहीं, अगर हम कहते हैं कि इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट वो न्यूटन है, तो न्यूटन से ये पता चलता है कि ये फोर्स है। नहीं, जैसे आप कोई मास है तो उसको केजी से ग्राम से डिनोट कर देते हैं, है कि नहीं, तो कह देते हैं कि हाँ ये क्या है, मास है, होगी वेट है। ठीक है, इस तरह से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। तो आइए हम लोग आप यूनिट को देख लेते हैं। इसके कई तरह के यूनिट होते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट पे देखिए एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, फिर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स भी होते हैं, उसमें केजीएफ और जीएफ के बारे में पढ़ेंगे। फिर 1 न्यूटन फोर्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए चलिए, तो अगर हम लोग बात करें यूनिट की, तो लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, लिखिए कि यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम बात करें यूनिट ऑफ फोर्स की, तो उसमें अगर हम बात करें ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स की, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू न्यूटन। क्या होते हैं, न्यूटन। और आप इसे एन से भी डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, एन से भी डिनोट करते हैं। तो जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो क्या होता है, न्यूटन, जिसे आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स में देखिए, इसका न्यूटन होता है। इसमें अगर हम एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स की बात करें, एमकेएस यूनिट ऑफ फोर्स, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है केजी मीटर। यहाँ से आप देखिए, आप यूनिट निकाल सकते हैं किससे, फोर्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। सॉरी, आपका जो फोर्स का फॉर्मूला था वो हमने नहीं लिखा था,
लिख लीजिए कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है फोर्स की फॉर्मूला, ठीक है। अब यहां से क्या करना है आपको, यूनिट फाइंड करने के लिए यहाँ देखिए साइड्स में, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन फोर्स इज इक्वल टू, देखिए मास की यूनिट क्या होती है, आपने मास की जो यूनिट पढ़ी है वो पढ़ी है केजी। क्या पढ़ी है, केजी, ठीक है। एक्सेलरेशन की जो यूनिट आपने पढ़ा है वो पढ़ा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो फोर्स की जो यूनिट निकल के आ गई केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यूनिट होती है एमकेएस यूनिट। एमकेएस यूनिट मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये होती है एमकेएस यूनिट, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देख लें केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है इसकी एमकेएस यूनिट। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या ऐसे लिखिए, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए, ठीक है। दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या होती है। तो सीजीएस यूनिट की बात करें, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें तो देखिए सीजीएस यूनिट ऐसा कुछ नहीं, ये होता है सेंटीग्राम सेकेंड। क्या होते हैं, सेंटीग्राम सेकेंड। तो सेंटीग्राम बस केजी को क्या करना है, सॉरी मीटर को क्या करना है, ये केजी को ग्राम में चेंज कर देना है और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देना, हो गया सेंटीग्राम मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं। तो बस वही करना है। तो देखिए इसका जो होता है वो होता है डाइन, उसको जो आप कहते हैं उसको कहते हैं आप डाइन। यानी सीजीएस यूनिट जो होता है वो होगा कितना, तो इसको ग्राम में, फिर इसको आप सेंटीमीटर में, और ये तो सेकंड में ही रहेगा। तो उसको जो आप कहेंगे वो क्या कहेंगे, डाइन कहेंगे। तो जो फोर्स की जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। क्या होती है, डाइन, ठीक है। बात करें कि 1 डाइन कितना होता है, ठीक है। जो 1 डाइन होता है, 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज टू दी पावर 5, कितना, 10 रेज टू दी पावर 5 न्यूटन के इक्वल होता है। 10 रेज टू दी पावर 5 न्यूटन के इक्वल होता है। ये थे इसके कुछ यूनिट्स। अभी हम लोगों ने फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट की बात की है। ये जो यूनिट है वो फोर्स की एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसके कुछ और भी यूनिट होते हैं जैसे ग्रेविटेशनल यूनिट, नहीं। अब ऐसा हम लोग क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन के द्वारा जो फोर्स लगाया जाता है वो वेट के इक्वल होता है, और उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूनिट फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि वो भी तो एक तरह का फोर्स ही तो है। जो हमारी जो अर्थ, धरती माता जो फोर्स लगा रही है किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट जो धरती पर है, नहीं, उस पर क्या करती है भाई, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी आती है उस पर धरती जो है, अर्थ जो है, उस पर क्या करती है, फोर्स लगाती है। तो वो भी एक तरह का फोर्स है। तो वहां से भी हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे। तो अभी तक जितना हम लोगों ने लिखा है उसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके अगले इस इंटरफेस पे पहुंचेंगे, ठीक है। जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले यूनिट पे, जो कि है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। देखिए चलिए बात करें ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स की, तो हेडिंग दीजिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो देखिए ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स में दो होते हैं, एक होते हैं केजीएफ और दूसरा होते हैं जीएफ, ठीक है।
तो जो दो होते हैं, एक होते हैं केजीएफ और एक होते हैं जीएफ, ये दो यूनिट्स होते हैं, ठीक है, केजीएफ एंड जीएफ। अगर हम बात करें एमकेएस में, एमकेएस यूनिट की, तो ये होती है केजी केजीएफ इज इक्वल टू, ठीक है। तो जो 1 केजीएफ होता है, जो 1 केजीएफ होता है वो 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, ठीक है। इसके जो सीजीएस यूनिट है, इसके जो सीजीएस यूनिट है वो 1 जीएफ जो होता है 980 डाइन के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जीएफ कितना खतरनाक होता है, नहीं, इसके पास कितने सारे डाइन्स हैं, 980 डाइन्स हैं। तो अगर आप एक जीएफ रखते हैं तो आपके पास कितने डाइन हैं, 980 डाइन हैं। तो आप लोग अगर आप चाहते हैं कि एक से, या कहें कि अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ कि अगर आप एक भी जीएफ रखते हैं तो कितना खतरनाक हो सकता है, यहाँ से आपको फिजिक्स भी आपको क्या कर रहा है, समझा रहा है कि नहीं। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी अगर जीएफ वगैरह है तो उसको हटा दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स आपको वार्निंग दे रही है कि जो 1 जीएफ है वो 980 डाइन के इक्वल है, ओके। बस तो फॉर जोक के लिए था, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को देख लिया, ठीक है। अब जो हम लोग ये बात करेंगे कि 1 न्यूटन्स क्या होते हैं, नहीं, वो एक जोक के लिए था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट आप लोग अपने काम के प्रति सीरियस रहिए, ठीक है। अपने काम में किसी भी तरह का प्रतिरोध या विरोध नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। तो उसके प्रति आपका भी एक काम बनता है कि आप जो भी निगेटिव चीजें हैं उसको अपने जीवन से उसको साइड कर दीजिए, है कि नहीं, तभी आप अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोगों ने ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स देख लिया, जिसमें एमकेएस यूनिट में देखा कि 1 केजीएफ होता है 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, और वहीं सीजीएस यूनिट जो होता है 1 जीएफ वो कितना होता है, 980 डाइन के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब जो हमें देखना है वो देखना है कि 1 न्यूटन्स क्या होते हैं। 1 क्या देखने हैं कि ये 1 न्यूटन क्या है, 1 न्यूटन क्या है कि नहीं। चलिए, इसकी जरा डिफिनीशन आप देख लीजिए, आ जाते हैं कभी कभी ये एग्जाम में आ जाते हैं कि 1 न्यूटन को आप डिफाइन कीजिए, ठीक है। तो लिखिए 1 न्यूटन is the which when applied force on an object of 1 kilogram mass produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए 1 न्यूटन फोर्स की डिफिनेशन क्या है, तो 1 न्यूटन फोर्स इज द
जब हम किसी भी बॉडी पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी का जो वेट कह रहे हैं, मास जो होगा वो कितना 1 किलोग्राम, अगर वो बॉडी का जो मास है वो कितना है 1 किलोग्राम है, ठीक है, उस पर लगाया गया फोर्स जो कितना प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो प्रोड्यूस करती है, उसे आप कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं। यानी 1 किलोग्राम मास के ऊपर लगाया गया फोर्स से जो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, उसे आप क्या कह देते हैं 1 न्यूटन कह देते हैं। तो ये थे 1 न्यूटन के डिफिनेशंस। बट डियर स्टूडेंट्स, मुझे पता है कि आप लोग यहाँ से कि 1 kgf इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन कैसे हो गया, 1 gf इज इक्वल टू 989 कैसे हो गया। अगर इस सब के बारे में थोड़ा सा आप इन डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए। उसके लिए हम एक नए लेक्चर्स ओनली फॉर बेस्ड ऑन इन यूनिट्स पे रहेगा और उसमें हम लोग आपको ड्राइव करेंगे, ठीक है। इस केजीएफ को और जीएफ यूनिट्स को हम लोग ड्राइव करके देखेंगे, फिर रिलेशंस वगैरह देखेंगे। आप कमेंट्स में लिख के बताइए कि अगर आपको चाहिए एक सेपरेट लेक्चर्स इस यूनिट पे तो आप कमेंट पे लिखिए, ठीक है। और बाकी जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए। मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो आपकी जो भी डाउट्स वगैरह है वो क्लियर हो जाएंगे। 1-8% अगर आप मान लीजिए कि नहीं भी क्लियर होता है तो आप मुझे कमेंट पे लिख के बताइए, ठीक है। आपके 100% उस कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा, उसका आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आप सब खुश रहिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए।